नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज चली हुई है DSSB TGT PGT हिंदी विषय के लिए। हम DSSB को टारगेट बनाकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और DSSB के अकॉर्डिंग ही अपने सिलेबस को बांटा है, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है भाषा विज्ञान। जिस भी परीक्षा में सब्जेक्ट रिलेटेड हिंदी पूछी जाती है, चाहे NTA नेट हो, KVS हो, NVS हो या अदर स्टेट के एग्ज़ाम TGT PGT लेवल के लिए, उन सभी के लिए हमारी ये सीरीज़ उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि DSSB के लिए। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के अंतर्गत हमने थोड़ी भाषाओं के बारे में जानकारी ली। उसके बाद हमने भारतीय आर्य भाषाओं की शुरुआत की। भारतीय आर्य भाषाओं को हमने 3 भागों में बांटा: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत हमने वैदिक संस्कृत को पढ़ा और लौकिक संस्कृत को पढ़ा। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत हमने पाली भाषा को पिछली वीडियो में देखा था, और उसके बाद हमारी आएगी मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत प्राकृत भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत प्राकृत भाषा की समय सीमा रही 1001 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और साहित्यिक प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृत के विकास की अवस्था को किशोरी दास वाजपेयी ने 3 चरणों में बांटा। 3 चरण हमारे कौन कौन से रहे? प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत में पाली आई हमारी, द्वितीय प्राकृत में प्राकृत और तृतीय प्राकृत में अपभ्रंश को शामिल किया गया। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथम प्राकृत के अंतर्गत जो ये प्रथम प्राकृत जन भाषा रही और नेमी साधु ने प्राक पूर्वकृतम प्राकृतम। इसका आशय ये है कि पहले से बनी हुई भाषा। नेमी साधु ने प्राकृत को पहले से बनी हुई भाषा कहा। पहले से बनी हुई भाषा। परीक्षा में ये पॉइंट पूछ लिया जाता है, नेमी साधु ने प्राकृत को क्या कहा, ये, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है, ये कोटेशन दे देंगे कि ये कोटेशन किस लेखक की है या किस विद्वान ने कहा, किस आलोचक ने कहा। दूसरा पॉइंट होगा हमारा द्वितीय प्राकृत। द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत संस्कृत भाषा का सरलीकरण के कारण ये द्वितीय प्राकृत शामिल हुई, क्योंकि द्वितीय प्राकृत प्रथम प्राकृत यानी कि पाली के बाद जो उसका बिगड़ा हुआ रूप निकला उसे हम प्राकृत कहा गया। जैसे जैसे हमारा साहित्य लिखा गया, साहित्य की जो भाषा थी वो जनमानस के समझ में कम आ रही थी, लेकिन जो जनमानस के समझ में आने वाली भाषा को ही विगड़ित रूप कहा गया, और इसी तरह हमारा धीरे धीरे भाषाओं का विकास होता गया। जैसे पाली के बाद पाली में जो साहित्य लिखा गया उसको सुधार करके जन भाषाओं के रूप में जो लिखा गया वो प्राकृत भाषा हुई। प्राकृत के बाद हमारी अपभ्रंश भाषा निकली। तो इस प्रकार जैसे जैसे हमारे भाषाओं का विकास हुआ उसी प्रकार हमारे साहित्य की भी रचना की जाने लगी, ग्रंथ लिखे जाने लगे। जैसे पाली में व्याकरण ग्रंथ लिखे और प्राकृत पाली के अंतर्गत ज़्यादातर ग्रंथ शिला और अभिलेखों के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन आदिकाल में शुरुआत होती है हमारी प्राकृत भाषा में लिखे जाने वाले ग्रंथों की। पाली भाषा में ग्रंथ कम मिलते हैं, लेकिन प्राकृत में धीरे धीरे पाली की अपेक्षा अधिक लिखे जाने लगे। फिर आएगी हमारी द्वितीय प्राकृत। द्वितीय प्राकृत संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण उत्पन्न हुई, और हेमचंद्र ने प्रकृति संस्कृतम तत् भव तत् आगत्वा प्राकृतम
हेमचंद्र ने अपनी परिभाषा में कहा कि प्रकृति का मूल संस्कृत है, जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है। क्या कहा? प्रकृति का मूल संस्कृत है या और संस्कृत से जो भाषा आई निकली उसी को हम प्राकृत भाषा कहते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा तृतीय प्राकृत। तृतीय प्राकृत प्राकृत के बाद की भाषा रही है। ये लगभग 1 ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी तक तृतीय प्राकृत का समय रहा। अगला मेन पॉइंट होगा हमारा साहित्य मेहता के अनुसार प्राकृत के मुख्य रूप 5 भेद माने गए। मुख्य रूप से प्राकृत के 5 भेद माने गए साहित्य के महत्व के अनुसार। पहला भेद होगा हमारा शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत और पेचासी प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत और पेचासी प्राकृत। साहित्य महत्व के अनुसार हमारे प्राकृत के मुख्य 5 भेद माने गए। अब थोड़ी डिटेल में थोड़ी चर्चा इनके बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि इनसे भी पॉइंट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। शौरसेनी प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र मथुरा के आसपास का जो भूभाग रहा और इसके अंतर्गत शौरसेनी प्राकृत जैन धर्म की दिगंबर शाखा के सिद्धांत मिलते हैं। शौरसेनी प्राकृत में ये पूछ लेंगे क्या मिलते हैं, या जैन धर्म के दिगंबर शाखा के जो सिद्धांत हैं वे किस भाषा में मिलते हैं, कौन सी प्राकृत में मिलते हैं। तो हमारा आंसर होगा शौरसेनी प्राकृत। संस्कृत नाटकों की भाषा रही है शौरसेनी प्राकृत, और वरुचि ने प्राकृत भाषा का मूल ही शौरसेनी प्राकृत को माना है। वरुचि के अनुसार शौरसेनी प्राकृत भाषा का मूल है। तो इसके बाद हम देखेंगे अर्धमागधी प्राकृत। अर्धमागधी प्राकृत भाषा। अर्धमागधी प्राकृत भाषा के अंतर्गत काशी कौशल प्रदेश की भाषा रही। ये काशी कौशल प्रदेश की भाषा रही, जो हमारी सेकंड अर्धमागधी प्राकृत भाषा। शौरसेनी के बाद अर्धमागधी प्राकृत भाषा, अर्धमागधी प्राकृत भाषा काशी कौशल प्रदेश की भाषा रही। इसके बाद इसमें जो परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आचार्य विश्वनाथ ने इसे चरों, सेठों, राजपूतों की भाषा कहा, ये पूछ लिया जाएगा। अर्धमागधी प्राकृत को आचार्य विश्वनाथ ने क्या नाम दिया, या चरों, सेठों या राजपूतों की भाषा किस भाषा को कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, या फिर के इन शब्दों को अर्धमागधी प्राकृत भाषा किस आचार्य ने कहा, किसी भी तरह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट होगा हमारा जैनाचार्य ने इसे आदि भाषा, आर्षी भाषा, आर्ष भाषा कहा। हमें एक एक पॉइंट को बहुत ही आराम से और कन्फ्यूजन में ना होते हुए अच्छी तरह से समझते हुए चलना है, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, और हम इनके नामों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने क्या कहा, ये तो उस विद्वान ने नाम दिया था। एक दूसरे से मिलते जुलते भी हमें नाम आएंगे, लेकिन हमें तसल्ली से पढ़ते हुए चलना है। महावीर के उपदेश इसी भाषा में मिलते हैं, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि महावीर के उपदेश किस भाषा में देखने को मिले, या फिर रामायण किस में लिखा गया, या फिर वेदों की रचना किस भाषा में हुई। इस प्रकार के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट होगा मागधी प्राकृत भाषा। मगध के पूर्वी क्षेत्र की भाषा रही है ये मागधी प्राकृत भाषा, इसीलिए इसका नाम मागधी प्राकृत भाषा रखा गया। इसे गोड़ी भी कहा गया। उसके बाद एक पॉइंट होगा इसका, भरत मुनि ने मागधी को नौकरों, अश्वपालों की भाषा कहा।
नौकरों और अश्वपालों की भाषा किसने कहा? मागधी प्राकृत भाषा को भरत मुनि ने। 4th पॉइंट होगा हमारा महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा। इसे सौर सैनी का विकसित रूप भी माना गया है और भरत मुनि ने इसे दक्षिणात्य प्राकृत कहा। 1 पॉइंट होगा आचार्य दंडी ने इसे सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा माना। अगला होगा हमारा 5वां पेचासी प्राकृत। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है लेकिन इसके कुछ अन्य नाम दिए गए हैं, इनसे पूछ लिया जाता है ये नाम किस भाषा का है, किसका है, पेचासी का या मागधी प्राकृत का या फिर अर्ध मागधी प्राकृत का। इस तरह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इन्हीं पॉइंटों से। पेचासी प्राकृत के अन्य नाम है चुलिक, पेशाचिका और भूत भाषा और ग्राम्य भाषा। इस तरह हमने प्राकृत भाषा को देखा और अच्छे से समझा। इसके बाद आएगी हमारी आगे करेंगे अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के से पहले हम थोड़ा सा प्राकृत और पाली भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को भी समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार उनसे भी पॉइंट बने हुए देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान मिलती है। प्राकृत की ध्वनि संरचना तो पाली के समान मिलती है, लेकिन यहीं से पाली भाषा से ही विसर्गों का लुप्त होना प्रारंभ हो गया था। पाली भाषा से ही विसर्गों का लुप्त होना हमें देखने को मिला था। वही प्राकृत भाषा में जाकर पर्शकों को लुप्त किया गया, जैसे कि विसर्गों को, पर्शकों को बोलते हैं, जैसे कि वीर का हो गया वीरों और देव का हो गया देवों। जो ये बाद में विसर्ग लगे हुए थे ये पाली भाषा से ही समाप्त होने शुरू हो गए थे। अभी प्राकृत में भी इनको हटा दिया गया। उसके बाद आएगा पाली भाषा में सेकंड पॉइंट होगा हमारा पाली भाषा में य का प्रयोग होता था, लेकिन प्राकृत में आकर य के स्थान पर जय का प्रयोग होने लगा। ये 2-3 मुख्य पॉइंट है, इनको नोट कर लेते हैं। पाली भाषा में य का प्रयोग होता था, लेकिन प्राकृत में आकर ये य के स्थान पर जय का होने लगा। एक उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे कि यश का हो गया, पाली में यश बोला गया, लेकिन प्राकृत में आके ये जस हो गया, जस। और एक पॉइंट इसमें पाली भाषा में द्वित्वीकरण की प्रक्रिया
शुरू की गई थी। द्वित्वीकरण की प्रक्रिया के अनुसार शब्द लिखे जाते थे, लेकिन प्राकृत में इसे हटा दिया गया। इसे हटा दिया गया। जैसे कि एक उदाहरण इसका भी समझ लेते हैं हम, जैसे कि मक्का। मक्का पाली भाषा में ऐसे लिखा जाता था, कै के नीचे कै। मैं कै और कै के नीचे एक और कै और आ, मक्का। ये पाली भाषा का शब्द है और प्राकृत में इस तरह लिखा जाने लगा, मक्का। और एक पॉइंट और देख लेते हैं हम इसका। प्राकृत भाषा में परसगों का विकास हुआ और उसका पाली भाषा की तुलना में सरल रूप से किया जाने लगा। परसगों का विकास प्राकृत भाषा में परसगों का विकास पाली की तुलना में अधिक सरल किया जाने लगा। जैसे पाली भाषा में कई करके कई के कर के रख और में के लिए लिखा जाता था मज। अब प्राकृत में इसी इन परसगों को का, के, की तथा में का रूप मिल गया। इस तरह हमने पाली और प्राकृत भाषा के थोड़े से व्याकरणिक अंतर को देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अटेंडेंस के लिए लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।